जय हिंद प्यारे साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्हीं की पार्टी की एक महिला जिनका नाम है अतिशी मार्लेना जी, ये दिल्ली की नई सीएम बन चुकी हैं। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जानने का प्रयास करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा क्यों दिया, साथ ही इस समस्त घटनाक्रम के बैकग्राउंड में जो घटना है दिल्ली का शराब नीति घोटाला, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। साथ ही इस वीडियो के अंदर अंत में हम देखेंगे कि दिल्ली की संवैधानिक स्थिति क्या है। ठीक है, तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपसे मिस नहीं होने चाहिए। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, चैनल पर पोस्टेड कुछ रीसेंट वीडियोस के लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको पॉलिटिक्स सेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए आइए वीडियो का प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, अपनी बातचीत की शुरुआत एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से करेंगे। ये आपको स्क्रीन पर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर की कटिंग है, जहां पर आप शीर्षक के तौर पर लिखा हुआ देख रहे हैं कि आपकी अतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दिया, अतिशी ने पेश किया दावा। विधायक दल की बैठक में केजरीवाल ने रखा अतिशी के नाम का प्रस्ताव। ठीक है, तो ये अतिशी जी हैं, ये उपराज्यपाल महोदय हैं और ये हैं जो है अब पूर्व हो चुके दिल्ली के मुख्यमंत्री, और अतिशी जी अब निवर्तमान मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सरकार की। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा जो है न्यूज़पेपर के जो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं उस पर आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के बाद अतिशी के रूप में दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री मिल गया है। पूरी कैबिनेट के साथ मंगलवार को शाम उपराज्यपाल बीके सक्सेना जी हैं, ये इनके पास जो है मिलने पहुंचे केजरीवाल ने इन्हें इस्तीफा सौंप दिया। उसके बाद अतिशी ने साथ में ही सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। यहाँ पर आपको ये जो है इनका जो है दावा पेश करते हुए तस्वीर भी दिख रही है। दोस्तों, जो अतिशी जी हैं वो दिल्ली की 8वीं और कार्यकाल के लिहाज से 12वीं मुख्यमंत्री होंगी। भाजपा की सुषमा स्वराज और कांग्रेस की शीला दीक्षित के बाद अतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी, तो ये अपने आप में जो है बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 5 माह जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आए केजरीवाल ने 15 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। मंगलवार को सीएम आवास पर विधायक दल की बैठक में पार्टी के चीफ विप हैं दिलीप पांडे जी, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि केजरीवाल ही नए चेहरे के का नाम जो है वो तय करेंगे। केजरीवाल जी ने आतिशी को के नाम के प्रस्ताव को रखा और जिसका सभी 59 विधायकों ने समर्थन किया। राष्ट्रपति से अनुमति मिलने पर दिल्ली कैबिनेट को शपथ दिलाई जाएगी। जानकारों के मुताबिक बड़े नेताओं के जेल में होने के समय पार्टी और सरकार के दायित्वों की जिम्मेदारी से निर्वहन करना आतिशी के पक्ष में गया। यानी कि आप सब जानते हैं कि पिछले कई महीनों से जो है या वर्षों से 1 वर्ष के आसपास से ये दिल्ली का शराब नीति घोटाला जो है केंद्र में रहा है, और आम आदमी पार्टी की सरकार चूंकि यहाँ पर रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी के शीर्ष जो नेता रहे हैं, चाहे वो संजय सिंह जी हों जो है, और मनीष सिसोदिया जी हों, चाहे वो दिल्ली के जो है शिक्षा व्यवस्था को सुधारने वाले कह सकते हैं मनीष सिसोदिया जी, वो सब जेल में जो है इसी घोटाले के चलते गए। हालांकि अभी भी इस संबंध में जो है न्यायालयीय प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, ये मामला चल रहा है, इसलिए अभी किसी भी पक्ष को जो है दोषी करार नहीं दिया गया, या हम अपने तरफ से कुछ चीजें नहीं कहेंगे। देखिए, ये जो डिस्कशन होता है ये पढ़ाई लिखाई से संबंधित होता है, तो हम राजनीति से जितना ज्यादा तटस्थ रह सके उतना हम रहने का प्रयास करेंगे। यानी कि राजनीति के मामले में हम न्यूट्रल रहेंगे, किसी भी सरकार का पक्ष जो है एक प्रतियोगी छात्र के रूप में हमें नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए इस न्यूज़पेपर की घटनाक्रम के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस घटनाक्रम को पूरा अच्छे से समझते हैं कि आखिर आतिशी ही मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे, और आगे जो भी इस घटना से संबंधित न्यूज है डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पर वही खबर जो है वो इंग्लिश में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंदर ये न्यूज आई है, तो वही कटिंग प्रोवाइड कराई गई है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, हिंदी में मैंने डिस्कस कर दिया है। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। बस इतना जानना था कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद ये दिल्ली को तीसरी महिला के रूप में आतिशी जी मुख्यमंत्री जो है मिली। ठीक है, तो यही न्यूज थी, बाकी आगे आइए देखते हैं।
दोस्तों यहाँ पर मैंने दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से समझाने का प्रयास जो है किया हुआ है। तो सीएम जो है आतिशी ही क्यों बनी, ये यहाँ पर आप थोड़ा सा सही से देखेंगे तो ये टाइमलाइन के माध्यम से बता रहे हैं। जैसे इनका क्या है कि आतिशी जी केजरीवाल और सिसोदिया की करीबी और सबसे भरोसेमंद महिला नेता हैं। केजरीवाल सिसोदिया के जेल में रहते पार्टी का जो है स्टैंड इन्होंने मजबूती से रखा है। साथ ही सिसोदिया जेल गए तो शिक्षा समेत 6 महत्वपूर्ण मंत्रालय जो है आतिशी ही संभाल रही थी। 2013 में विधानसभा चुनाव में पार्टी को घोषणा पत्र तैयार करने वाली कमेटी के अंदर आतिशी जी शामिल थी और स्वाति मालीवाल केस के बाद महिला सीएम बनाकर पार्टी डैमेज कंट्रोल कर सकेगी। ठीक है, तो ये जो है समस्त जो कारण है वो आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में जाते हैं। देखिए यहाँ पर दिल्ली में अब तक 3 महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, तो इन तीनों महिलाओं के बारे में आप सब अच्छे तरह से जानते होंगे। यानी कि आतिशी जी के बाद जो है मतलब आतिशी जी को मिला करके 3 महिला होंगी। तो पहली होंगी सुषमा स्वराज जी, इन्होंने 52 दिन का कार्यकाल पूरा किया, जिसमें ये 22 अक्टूबर 1998 से 30 दिसंबर 1998 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी। उसके बाद शीला दीक्षित जी जो है लगातार 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। 15 साल 25 दिन इन्होंने सत्ता संभाली दिल्ली की। 3 दिसंबर 1998 से 28 दिसंबर 2013 तक ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रही और अब 17 सितंबर 2024 को सीएम बनने का जो है ऐलान आतिशी जी का हुआ है। तो अब आतिशी जी ही शेष कार्यकाल के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रहने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आतिशी जी के बारे में कुछ पर्सनल जानकारी दी गई है। ये आप लोग जो है सार्वजनिक है ये जानकारी, तो ये आप जो है इनके निजी जीवन से है, ये राजनीतिक जीवन से है। आप इसको जो है आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के बारे में भी दिया है कि 1995 से यूपीएससी के तहत जब आईआरएस में इनका सिलेक्शन हुआ, उसके बाद ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर पद पर तैनात हुए। फिर 2006 में क्या हुआ, कैसे कैसे क्या रहा, इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भी कई चीजें जो है इनके जो है उपलब्धियों में शामिल है, तो ये आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेता जेल में थे, जिनमें केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी जो है ये सब जो है घटनाक्रम के केंद्र में लोग रहे थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर दिल्ली शराब नीति मामले की जो टाइमलाइन है उसको मैं डिस्कस करता हूं, जिससे आपको दिल्ली की जो शराब नीति है वो अच्छे से समझ में आएगी कि उसका पूरा टाइमलाइन क्या था। हालांकि आगे मैंने शराब नीति को भी डिस्कस किया है और साथ ही दिल्ली की संवैधानिक स्थिति को भी मैंने स्पष्ट किया है इसी वीडियो के अंदर में। तो आइए सबसे पहले शराब नीति की टाइमलाइन देखते हैं। तो अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक क्या हुआ। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को कुल 9 समन भेजे। फिर 21 मार्च 2024 को जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी रोकने वाली याचिका खारिज कर दी और ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिर 10 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जमानत दी। फिर 2 जून 2024 को केजरीवाल ने सरेंडर किया। फिर 20 जून 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी। फिर 21 जून का समय आता है 2024 को, जब ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रायल याचिका दायर की। फिर 25 जून 2024 को हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी। उसी रात सीबीआई ने जेल में केजरीवाल से पूछताछ की। ठीक है, उसके बाद 26 जून 2024 को सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने 3 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया। फिर 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी केस में अंतरिम जमानत दी। सीबीआई केस के चलते वे जेल में ही रहे। फिर 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई केस में जो है केजरीवाल को जमानत दी और 15 सितंबर को केजरीवाल जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और 17 सितंबर को जो है आतिशी जी के दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने की घोषणा हो गई। तो आई होप आपको ये टाइमलाइन पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। बस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, बस देखते चलिए, 2-4 मिनट के अंदर आपको सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए केजरीवाल जी ने इस्तीफा क्यों दिया, ये सवाल जो है आपके मन में जरूर आया होगा। तो यहाँ 3 बातें स्पष्ट रूप से दी गई हैं, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो मुख्यमंत्री है लेकिन पावर नहीं है, ये केजरीवाल जी का कहना है। जैसे शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल जी 177 दिन बाद जमानत पर जेल से बाहर आए। सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी कि वे सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे और न ही किसी फाइल पर साइन करेंगे, यानी जेल से बाहर आने और मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके पास कोई पावर नहीं है। तो इस चीज का हवाला देते हुए केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया। दूसरी बात यह है कि सिर्फ 5 महीने का कार्यकाल बचा है दिल्ली विधानसभा का।
ठीक है, फरवरी 2025 में खत्म हो रहा है, यानी सरकार के पास चुनाव में सिर्फ 5 महीने ही बचे हैं। इस दौरान सरकारें लोक लुभावन चुनावी फैसले लेती हैं। केजरीवाल कोर्ट की शर्तों में बंधे हैं। जेल से छूटने के बाद केजरीवाल के साथ सहानुभूति है। 2-3 महीने पहले दिल्ली में चुनाव की मांग कर केजरीवाल इसे भुनाना चाहेंगे। तो ये दूसरा बड़ा कारण है जिसकी वजह से केजरीवाल जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और तीसरा कारण मैं आपको आगे स्पष्ट कर देता हूं। और दोस्तों अगर तीसरे कारण की बात करें कि केजरीवाल जी ने इस्तीफा क्यों दिया, क्योंकि ये ईमानदार नेता की छवि को इससे क्या होगा, मजबूत होगा। दिल्ली शराब नीति केस में नाम आने और गिरफ्तारी के बाद से भाजपा के नेता अरविंद केजरीवाल से मुख्यमंत्री पद छोड़ने की मांग कर रहे थे। इस्तीफा देने के बाद वे भाजपा नेताओं को सीधे कह सकेंगे कि सिर्फ आरोप रहते उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, अब उनकी ईमानदारी का फैसला जनता करेगी। तो ये 3 बड़े कारण रहे जिनके चलते केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आम आदमी पार्टी जिससे केजरीवाल जी आते हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केजरीवाल जी, इस पर बात करें तो ये एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। ये आप ध्यान रखिए, यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी को आधिकारिक तौर पर क्या किया, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल करना जरूरी होता है। ये आम जो है राष्ट्रीय पार्टी बनने का जो है एक क्राइटेरिया है। पार्टी दिल्ली जो आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में 6% से ज्यादा वोट शेयर हासिल कर चुकी। दिल्ली के अलावा पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप सभी जानते हैं। पार्टी का संगठन हरियाणा और गुजरात में भी काफी मजबूत है। पार्टी की लोकसभा में 3 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में 10 सांसद हैं आम आदमी पार्टी के। देश के अन्य राज्यों में भी आम आदमी पार्टी का जो कैडर है वो काफी एक्टिव है। सॉरी, स्लिप ऑफ टंग हो गया था। जैसे कि इस समय झारखंड और उड़ीसा या कई राज्यों के अंदर जो है आम आदमी पार्टी इस समय बढ़ चढ़ करके जो है शेयर जरूर कर रही है। आम आदमी पार्टी की कुछ और उपलब्धियों की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के अंदर क्या प्रदर्शन रहा वो आप देख सकते हैं। विधानसभा की दिल्ली में सीटें कुल 70 हैं, 36 मिल जाए तो बहुमत हो जाता है। आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती थी, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 8 सीटें जीती थी। तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के जो है सिस्टम जो है वो बहुत सही है। ठीक है, लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन क्या रहा है। दिल्ली में इन्होंने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा, कोई नहीं जीते। गुजरात में 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, कोई नहीं जीते। पंजाब में 13 सीटों पर इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और पंजाब में इन्होंने 3 जो है सांसद बनाने में सफलता प्राप्त की। और हरियाणा में इन्होंने 1 सीट पर लड़ा, लेकिन इनको जो है सफलता प्राप्त नहीं हुई और इनको समस्त लोकसभा के अंदर जो है 2024 की लोकसभा में 1.11% वोट शेयर प्राप्त हुआ। आम आदमी पार्टी की विकिपीडिया की कुछ ये खबर है जो है आम आदमी पार्टी की स्थापना जैसे 26 नवंबर 2012 को की गई थी। ये सब चीजें आप चाहे तो आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा दिल्ली का जो शराब नीति घोटाला था उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, दिल्ली शराब नीति घोटाला, इसमें क्या है, दिल्ली शराब नीति घोटाला 2021 में लागू की गई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति से जुड़ा एक विवाद है। इस नीति के तहत शराब की दुकानों को निजी कंपनियों को लाइसेंस दिए गए थे, जिससे सरकारी नियंत्रण कम कर राजस्व बढ़ाने का उद्देश्य जो है इस नीति का था। लेकिन इस नीति से क्या क्या इम्पैक्ट हुआ जो है नेगेटिवली जो है ये यहाँ पर दिया गया है। जैसे पहला इम्पैक्ट ये था कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई और कुछ कंपनियों को इसका अनुचित लाभ मिला। दूसरा कारण रहा नई नीति के कारण सरकारी राजस्व में कमी आई। फिर अधिकारियों और नेताओं पर रिश्वतखोरी और बेनामी लेन देन के आरोप लगे। हालांकि दोस्तों इस संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी इस मामले की जांच कर रहे हैं। इस मुद्दे पर राजनीतिक विवाद भी हो चुका है, जिसके चलते जो है आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेता जो है जेल में भी गए हैं। जहां विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कौन सी सरकार? आम आदमी पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, तो आम आदमी पार्टी पर सरकार भ्रष्टाचार का आरोप जो है विपक्षी पार्टियों ने लगाए। दिल्ली शराब नीति घोटाला के कारण दोस्तों दिल्ली सरकार को अपनी शराब नीति में संशोधन करना पड़ा और इसे वापस लेना पड़ा। इसके अलावा यह मुद्दा जनता के बीच शराब नीति और सरकारी निर्णयों में पारदर्शिता को लेकर बहस का एक कारण बना। तो आई होप आपको ब्रीफ में दिल्ली शराब नीति घोटाला या इसको आबकारी घोटाला भी कहते हैं, इसके बारे में आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको अंत में दिल्ली की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट कर दूंगा, उसके बाद ये वीडियो को वाइंड अप करेंगे। दिल्ली की जो संवैधानिक स्थिति है उस पर बात करते हैं। तो दिल्ली की संवैधानिक
स्थिति जो है विशिष्ट और जटिल है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 ए और 239 ए बी द्वारा निर्धारित किया गया है। तो ये संविधान के अनुच्छेद हैं जो दिल्ली के संबंध में प्रावधान करते हैं। अब इसको कैसे आप समझ सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिल्ली को प्राप्त है। दिल्ली भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है। इसे आंशिक राज्य का भी दर्जा दिया गया है, जिसका मतलब है कि दिल्ली में एक जो है निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद होगी, लेकिन ये पूर्ण राज्य नहीं होगा। तो आई होप आपको दिल्ली की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट हो गई होगी। दिल्ली विधानसभा के बारे में बात करते हैं तो 1991 के अंदर 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दोस्तों अनुच्छेद 239 ए जोड़ा गया, जिसने दिल्ली में एक विधानसभा की स्थापना की बात की। तो आप लोग याद रखेंगे संविधान का अनुच्छेद 239 ए क्या कहता है, दिल्ली में एक विधानसभा की स्थापना का प्रावधान करता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली इस विधानसभा के पास कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन 3 महत्वपूर्ण विषयों जिसमें सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि, इन तीनों विषयों पर कानून बनाने की अनुमति दिल्ली विधानसभा को नहीं है। ये बात आप स्पष्ट तौर पर याद रखें। ये तीनों ही विषय दोस्तों सीधे केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये बात आपको स्पष्ट रूप से याद रखनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर तीसरी विशेषता है उपराज्यपाल की भूमिका दिल्ली के अंदर क्या है। आप हमेशा सुनते आए हैं एलजी सीएम होता रहता है दिल्ली के अंदर। तो एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल की भूमिका दिल्ली में क्या है, इस पर देखिएगा। दिल्ली में दोस्तों केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उपराज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो उपराज्यपाल होता है वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, अनुच्छेद 239 ए के अनुसार उपराज्यपाल के पास विशेष जो है विवेकाधीन शक्तियां होती हैं। हालांकि दिल्ली सरकार को सामान्य मामलों में एलजी की सलाह लेनी होती है, लेकिन एलजी के पास यह अधिकार है कि वे कुछ मामलों में राष्ट्रपति के पास निर्णय भेज सकते हैं। राष्ट्रपति अपने निर्णय कैसे लेता है, तो केंद्रीय विधान परिषद जो है, जो संसद है, उसकी सलाह पर, जो मंत्रिमंडल है, ठीक है, उसकी सलाह पर ही राष्ट्रपति कार्य करता है। तो इनडायरेक्टली जो है जो देश केंद्रीय मंत्रिमंडल है वही उसी से सलाह जो है वो राज्यपाल लेता है। ठीक है, तो आई होप आपको दिल्ली की संवैधानिक स्थिति कुछ स्पष्ट हुई होगी। इसमें थोड़ा सा और बात कर लेते हैं दोस्तों। दिल्ली सरकार के बारे में बात करें तो दिल्ली की अपनी एक निर्वाचित सरकार होती है, जिसमें मुखिया कौन होता है, मुख्यमंत्री। यह सरकार उन विषयों पर कानून बना सकती है जो क्या है, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, सिवाय उन विषयों के जो विशेष रूप से केंद्र के अधीन है, जैसे पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था के संबंध में दिल्ली विधानसभा कानून नहीं बना सकती। ये बात मैंने आपको बता दिया है। अंतर संविधानवाद दिल्ली के अंदर क्या है, अंतर संवैधानिक विवाद। तो दिल्ली की संवैधानिक स्थिति के कारण समय समय पर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारों और शक्तियों को लेकर के विवाद होते रहे। इन विवादों का समाधान अक्सर उच्चतम न्यायालय के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। अब अनुच्छेद 239 ए बी क्या है वो भी देख लीजिए। तो यह जो है केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि वह दिल्ली की विधानसभा को भंग कर सकती है। तो 239 ए बी अनुच्छेद किस संबंध में है, केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि केंद्र सरकार दिल्ली की विधानसभा को भंग कर सकती है या फिर उसके कार्यों को निलंबित कर सकती है, यदि उसे लगता है कि दिल्ली का शासन जो है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है। ठीक है, आई होप आपको अनुच्छेद 239 ए बी समझ में आया होगा। एक सवाल यहाँ पर आपसे मैं पूछता हूँ कि यदि राज्यों का शासन संविधान के अनुसार न चल रहा हो तो किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ये जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अनुच्छेद बताना है आपको कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन जो है राज्यों के अंदर लगाया जाता है। ठीक है, दिल्ली की दोस्तों ये एक अद्वितीय संवैधानिक स्थिति है। इसे अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अलग जो है बनाती है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। तो आई होप दोस्तों पूरा घटनाक्रम अच्छे से आपको समझ में आया होगा। जो भी इस विषय से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उस सभी को मैंने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर शामिल करने का प्रयास किया। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर, और ढेर सारे दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों इस जो है चैनल पर हर 2 दिन में एक महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा जो है
मैं लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।